हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं सौरमंडल बता चुका हूँ, ब्रह्मांड बता चुका हूँ, ग्रहों से संबंधित प्रश्न है बता चुका हूँ। जो भी अब बचा हुआ प्रश्न है, जैसे कि चंद्रमा से संबंधित बचा हुआ प्रश्न था, उल्का किसे कहते हैं, धूमकेतु किसे कहते हैं, और धूमकेतु पूछल तारा में अंतर क्या है, ये सब बातें यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्षुद्र ग्रहों को भी देखेंगे, यानी कि हम एस्ट्रॉइड बेल्ट देखेंगे और क्यूपर बेल्ट देखेंगे। और यहाँ पे फिटको की समस्या यही है कि जो बचा हुआ टॉपिक था, ठीक है, ब्रह्मांड से, सौरमंडल से, ग्रहों से, उपग्रह से, उसको बताना था। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। चलिए देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न, ठीक है। देखते हैं क्या आपको सीखने को मिलता है। पहले चंद्रमा की बात ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था, ठीक है। तो ये आपको बताना है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगर ऐसे आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, 1969 में, ठीक है। 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। तो अब ये कहेंगे कि कौन वो थे जो चंद्रमा पर पहला कदम अपना रखा है। तो ये यहाँ आप देखिए देखिए, अमेरिका ने अपना एक अपोलो 11 मिशन भेजा था, ठीक है। अपोलो 11 मिशन यहाँ पे भेजा था। उस इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना था चंद्रमा पे, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया। कितने दूरी? 3,84,000 किलोमीटर दूरी, यानी पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है ना, वो एक औसत देखा जाए तो 3,84,467 किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वी से चंद्रमा है यहाँ पे, ठीक है। और 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अपोलो 11 अंतरिक्ष यान में भेजा गया। उनका नाम क्या था? एक लोगों का नाम था नील आर्मस्ट्रांग, सब लोग इनको जानते होंगे। एक लोगों का था एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है। एक लोगों का नाम था एडविन बज एल्ड्रिन, और एक लोग का नाम था माइकल कॉलिंस, ठीक है। माइकल कॉलिंस या कॉलिंस कह सकते हैं। तो ये 3 लोग थे, इनको चंद्रमा पे भेजा गया था, ठीक है। लेकिन ये माइकल कॉलिंस चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरे, बल्कि उतरे कौन कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन उतरे थे। और सबसे पहले कदम कौन रखे थे? तो ये नील आर्मस्ट्रांग रखे थे। उसके बाद उसके उनके पीछे आए थे एडविन बज एल्ड्रिन, ठीक है। तो इन दोनों लोगों का नाम आप याद रखेंगे। अब कहेंगे सर जी ये लोग उतरे कहाँ थे? तो ये चंद्रमा की सतह है ना, ये जो चंद्रमा की सतह आपको इधर वाली दिख रही है, इसे हम बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति का सागर इसे बोलते हैं। और इसी तरफ, ठीक है, इसी तरफ ये लोग उतरे थे, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया आपको। अब भारत के चंद्रयान 1 मिशन की बात अगर कर लें तो चंद्रयान 1 मिशन भेजा गया था 2008 में, ठीक है। चंद्रयान 1 मिशन भेजा गया था 2008 में, वो भी साउथ पोल की तरफ, यानी कि यहाँ पे इसकी निगरानी रखने के लिए भेजा गया था। लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कराया गया था, यहाँ पे क्रैश लैंडिंग कराया गया था। लैंडिंग कराया गया था लेकिन क्रैश लैंडिंग कराया गया था, इस बात का ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 2 ये भी भेजा गया था प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के साथ, इसको भी भेजा गया था। तो ये भी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था साउथ पोल पे, ये भी यहाँ पे क्रैश लैंडिंग किया था। लेकिन चंद्रयान थ्री जब 2023 में भेजा गया तो ये जाके यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है, और उस लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा जाता है शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। शिव शक्ति पॉइंट रखा जाता है चंद्रयान 3 का, जो 2023 में जाके लैंड किया था 23 अगस्त को। और जब 23 अगस्त को ये लैंड किया था, उस 23 अगस्त को भारत राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा कर दिया है, ठीक है। यहाँ से इतना कुछ आपको पता चला इस प्रश्न से, ठीक है। तो जब चंद्रमा की बात आई गई ना, तो थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं इसको स्ट्रक्चर खुद किया हूँ, खुद बनाया हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है अपना, सूर्य सौरमंडल का मुखिया इसको कह सकते हैं। इसी का चक्कर पूरा ग्रह, यानी कि सौरमंडल में जो भी ग्रह हैं, जैसे बुध है जो सौरमंडल में सूर्य के सबसे करीब है, उसके बाद शुक्र है, यहाँ पे पृथ्वी देखने को मिलेगा, यहाँ पे मंगल देखने को मिलेगा, यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये सब लोग सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पे हम चंद्रमा की बात करेंगे। तो ये तो ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो उपग्रह हैं वो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये पृथ्वी है और चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ठीक है। और चंद्रमा पे आपको पता है कि वायुमंडल नहीं पाया जाता है, चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है ना, कि ये जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिसे हम क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट कहते हैं, ये बहुत ही छोटे भी होते हैं और बहुत ही कई हजार किलोमीटर बड़े भी होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जो क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट है, जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, यहाँ से कुछ चाचा लोग, यानी कि क्षुद्र ग्रह चाचा लोग क्या करते हैं, यहाँ से निकल के ये चंद्रमा पे गिरने लगते हैं। जैसे कि चंद्रमा पे इधर आ गए, यहाँ से निकल के आ गए चंद्रमा पे, ये गिर गए। क्यों गिर जाते हैं आसानी से? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये आसानी से यहाँ पे गिर जाते हैं, और गिर के बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे निर्माण कर देते, बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं इनके गिरने से, ठीक है। तो
इसीलिए वहाँ पे चंद्रमा पे देखेंगे यहाँ से कुछ काला काला धब्बा दिखाई देता है, तो वो क्रेटर ही होता है, बड़ा बड़ा गड्ढा ही होता है जो चंद्रमा पे दिखाई देता है। और यही चाचा लोग यहाँ पे जाके गिरे रहते हैं। अब ये चाचा लोग निकल के चंद्रमा से तो गिरते ही साथ ही कभी कभी पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पे एक वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मंगल पे भी वायुमंडल पाया जाता है और पृथ्वी पे भी एक वायुमंडल पाया जाता है, जिसके कारण, इस वायुमंडल के कारण पृथ्वी पे ये लोग आसानी से गिर नहीं पाते हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं चंद्रमा से संबंधित, ठीक है। चलिए देखिए, ये है सूर्य, ठीक है, सन है ये। और मैं आपको जब सौरमंडल पढ़ा रहा था और सूर्य जब बता रहा था, तो उस समय मैं बताया था कि पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है ना, एक वर्ष में यानी 365 दिन में कह सकते हैं, जब पूरा चक्कर लगाती है उस दौरान कुछ स्थिति ऐसी बनती है कि पृथ्वी सूर्य के काफ़ी करीब भी आ जाती है, ठीक है। तो उनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे जब पृथ्वी सूर्य के करीब यहाँ पे होती है तो इसे हम बोलते हैं पेरिहेलियन, ठीक है। पेरिहेलियन यानी कि उपसौर बोलते हैं, यानी कि उपसौर यानी कि पृथ्वी सूर्य के काफ़ी करीब है। सौर मतलब सूर्य, सूर्य संबंधित यहाँ बात हो रहा है, इसलिए इसे उपसौर कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं। और ये जनवरी 2 जनवरी में ये घटना घटती है, जनवरी में, ठीक है। अब देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से काफ़ी दूर होती है, ठीक है, बहुत ही अधिकतम दूरी पर होती है, तो इसे हम बोलते हैं अपेहेलियन। अपेहेलियन यानी अपसौर, पृथ्वी सूर्य से, सौर से यानी कि सूर्य से बहुत ही दूर है ये। और ये घटना 2 जुलाई को होती है, ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी जब चक्कर लगाती रहती है तो ये स्थिति बनती है। वैसे ही सेम स्थिति यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा के साथ भी घटित होता है। पृथ्वी तो सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा देखेंगे ना, तो चंद्रमा यहाँ पे पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। और चंद्रमा के साथ भी यही घटना घटित होती है। एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब होता है। तो जब पृथ्वी सूर्य के करीब थी तो उसे उपसौर बोला जाता था। और जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब रहता है तो उसे उपभू बोला जाता है। तो यहाँ भू पृथ्वी से लिया गया, यहाँ सौर सूर्य से लिया गया, ठीक है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब होता है तो उसे इंग्लिश में पेरिजी और हिंदी में उपभू बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर पूछे कि चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उस स्थिति का क्या नाम है, तो उसे हम बोलते हैं उपभू। जब सबसे दूर होता है चंद्रमा पृथ्वी से तो उस स्थिति को बोलते हैं अपभू, ठीक है। यहाँ पे अपसौर, यहाँ पे अपभू, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग ये लगा सकते हैं कि जैसे कि चंद्रमा पे अगर कोई मिशन भेजना हो तो किस स्थिति में भेजेंगे। जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब हो, ठीक है, करीब हो यानी कि उपभू की स्थिति हो, यानी कि पेरिजी की स्थिति हो, उसी समय ज़्यादातर चंद्रमा पे मिशन भेजा जाता है ताकि दूरी कम रहे, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जब ये पेरिजी वाली स्थिति बनती है ना, कि जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है तो यहाँ पे चंद्रमा का जो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो पृथ्वी पे ज़्यादा लगता है। गुरुत्वीय त्वरण वाला फोर्स जो होता है वो पृथ्वी पे ज़्यादा लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है, ठीक है, ज्वार उत्पन्न होता है। और जब ये इस स्थिति में रहते हैं, मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में रहते हैं ना, तो इसे सिजगी की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजगी की स्थिति। जब ये सिजगी की स्थिति बनती है तो सूर्य का भी यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लग रहा है ज़्यादा, और यहाँ पे चंद्रमा का भी लग रहा है, जिससे कि यहाँ पे हाई टाइड यानी कि यहाँ पे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इतना कुछ पता चला। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, जब मैंने कहा कि पृथ्वी के पास करीब जब चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तो इसका आकार हमें जब जब ये दूर रहेगा तो इसका आकार छोटा दिखाई देगा, ये तो अब जाहिर सी बात है। और जब कोई भी चीज़ नज़दीक होती है तो इसका आकार हमें बड़ा दिखाई देता है। और जब पेरिजी की स्थिति बनती है, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी करीब दिखाई देता है, तो उसका आकार हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है। जब ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगता है तो जो चंद्रमा होता है वो कई परसेंट ज़्यादा हमें चमकदार दिखाई देने लगता है। जब ये चमकदार दिखाने लगता है तो इसी स्थिति को हम कहते हैं सुपर मून। क्या कहते हैं इसको, सुपर मून कहते हैं। इस समय चंद्रमा हमें काफ़ी चमकदार दिखाई देने लगता है, यानी कि हमें काफ़ी करीब से दिखाई देता है, इसलिए काफ़ी चमकदार दिखाई देने लगता है, ठीक है। आगे चलें तो सी आप ट्रंक्वालिटी कहाँ है, अगर पूछे आपसे तो आप, मैंने बताया कि चंद्रमा पे है। और यहीं पे सबसे पहले वहाँ पे अपोलो मिशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 लोग यहाँ पे उतरे थे, ठीक है। आगे चलें तो चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मैं बताया कि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और आपको पता है कि ध्वनि के संचरण के लिए अगर ध्वनि किसी को सुनाई देती, देखिए वहाँ पे बोल सकते हैं आप, ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ठीक है, सुनाई नहीं देगी। अब सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि ध्वनि को संचरित करने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता होती है, वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं है, इसीलिए किसी को सुनाई नहीं देता है।
ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3,84,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है। और यहाँ पे वायुमंडल न होने के कारण यहाँ पे एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते, बोल सकते हैं लेकिन बात, आपकी आवाज़ उसके पास पहुँचेगी नहीं। ठीक है, आगे चलें। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, ये आपको बताना है, ये प्रश्न है। तो चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब जाके यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है। ये वाली स्थिति, ये सूर्य है, ठीक है, और ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा। तो जब ये वाली स्थिति बनती है ना, तब बनता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे प्रॉपर कुछ समय के लिए, हम कई ज़्यादा घंटा नहीं होता है, कुछ समय के लिए ये होता है, नहीं पड़ पाता है, तो वहाँ पे उस स्थिति में होता है चंद्र ग्रहण। तो आप याद रखेंगे, अगर पूछे चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाए और पृथ्वी की वजह से कुछ समय के लिए चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश न पहुंच पाए, उस स्थिति में यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ये वाली स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ से आपको न्यू मून समझ में आएगा, फुल मून समझ में आएगा, ब्लड मून समझ में आएगा और ब्लू मून यहाँ पे समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे सूर्य को ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे चंद्रमा को ले लेता हूँ बीच में, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ बीच में चंद्रमा है, तो जब सूर्य की किरणें यहाँ पड़ेंगी सीधे यहाँ पे, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इधर वाला तो प्रकाशित हो जाएगा। आपको पता है कि ग्रहों का प्रकाश, ग्रहों के खुद का प्रकाश नहीं होता है, पृथ्वी एक ग्रह है, इसका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य से ही प्रकाश लेता है। वैसे ही उपग्रह जो होते हैं उनके पास भी खुद का प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा भी एक उपग्रह, इसके पास भी खुद का प्रकाश है नहीं। ठीक है, तो और इसके पास वायुमंडल भी नहीं है। तो अगर चंद्रमा पे आप जाते हैं तो वहाँ से अगर देखेंगे ना, वायुमंडल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे पूरा जो आकाश है, अंतरिक्ष, वहाँ पे सब काला दिखाई देगा वहाँ से। ठीक है, अगर पृथ्वी से ही आप अगर ऊपर देखते हैं आसमान तरफ, तो ये यहाँ पे रंगीन तरह का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है और वायुमंडल में जो प्रकाश आता है वो फैलता है, जिसके कारण हमें जो आसमान है वो रंगीन दिखाई देता है। अगर आसमान से ऊपर चले जाएंगे, अंतरिक्ष पूरा काला दिखाई देगा, क्योंकि वो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जब सूर्य की किरणें सीधे यहाँ पे चंद्रमा पे पड़ती हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो प्रकाशित रहता है, ये वाला पार्ट चमकता रहता है। लेकिन हम यहाँ पे हैं, पृथ्वी पे हैं, ठीक है, यहाँ से हम अगर चंद्रमा को देख रहे हैं तो ये वाला, इस वाले पार्ट पे सूर्य का प्रकाश तो आ नहीं रहा है, तो ये वाला पार्ट हमें क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, काला दिखाई देगा, यहाँ पे चाँद पूरा काला दिखाई देगा, यानी कि ये वाला पार्ट हमें दिखाई नहीं देता ज़्यादातर। तो इस स्थिति को हम कहते हैं अमावस्या। ठीक है, अमावस्या। अगर पूछे न्यू मून किस दिन पड़ता है, इसी को लोग इंग्लिश में न्यू मून भी कहते हैं। तो इस दिन जो होता है ना, अमावस्या होती है, और आप सुने ही होंगे ज़्यादातर, अमावस्या की रात, काली रात। ठीक है, उस समय चंद्रमा गायब ही हो जाता है। तो ये वाला पार्ट, इधर सूर्य का प्रकाश पड़ता ही नहीं है। और आपको पता है, मैंने बताया कि उपग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश ही प्रकाशित होते हैं। तो ये वाला पार्ट हम सही से इस पे सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण ये वाला काला हो जाता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि अमावस्या आ गई है, अमावस्या की रात आ गई है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश टोटल इधर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली स्थिति, इसको हम कहते हैं न्यू मून। ओके, और इसी को हम कहते हैं अमावस्या। और इसी दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण भी लगता है। अब देखिए कहेंगे कैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण, इसलिए ना कि ये जो चंद्रमा है ना, जब ये परिक्रमा करता रहता है, तो इनकी स्थिति, जो पृथ्वी और ये चंद्रमा की स्थिति है ना, ये 5 डिग्री ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे है तो कभी 5 डिग्री यहाँ पे का, कभी यहाँ पे, मतलब ऐसा होता है कि ये दोनों लोग, क्या होता है, चंद्रमा भी प्रकाश सूर्य का लेता रहता है और पृथ्वी भी लेती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधे यहाँ चंद्रमा पड़ रहा है, तो कुछ ऐसा समय आएगा, कुछ समय सेकंड के लिए, कि चंद्रमा पृथ्वी पे कुछ हिस्से पे, ठीक है, कुछ हिस्से पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा पृथ्वी पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा कि चंद्रमा ने सूर्य को ढक लिया है। तो कुछ देर के लिए ऐसा होता है, जिसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो आप कह सकते हैं न्यू मून डे जो होता है, न्यू मून जो होता है, उसी दिन अमावस्या भी होती है और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी होता है। ठीक है, अगर फिर यहाँ से जब चंद्रमा आगे तरफ बढ़ता है, ठीक है, जब चंद्रमा आगे की तरफ बढ़ेगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश है अब इस हिस्से पे पड़ने लगेगा, इस हिस्से पे पड़ने लगेगा, और ये हिस्सा अब हो जाएगा काला। ठीक है, तो ये इस हिस्से पे पड़ने लगता है। ओके, फिर जब चंद्रमा आगे जाता है, फिर चंद्रमा जब आगे जाएगा, तो फिर इसका जो पूरा प्रकाश है ना, पूरा प्रकाश सूर्य का इस चंद्रमा के इस हिस्से वाले पे फिर से पड़ने लगता है, अगेन यहाँ पे पड़ने लगता है, और यहाँ पे हमें चंद्रमा पूरा क्लियर दिखाई देता है, पूरा फुल दिखाई देता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फुल मून। अभी मैंने बताया, आप कहेंगे कि सर ये तो बीच में पृथ्वी आ जाती है। देखिए, पृथ्वी और चंद्रमा
एक सीध में तो होते हैं, लेकिन ये ऊपर नीचे होते हैं ताकि सूर्य का प्रकाश इन तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे काला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था, अमावस्या हो गया था। अब यहाँ पे पूरा प्रकाश से प्रकाशित है चंद्रमा, ये वाला पार्ट हमें दिखाई देता है। और टोटल अभी तक पार्ट 59% सिर्फ दिखाई देता है चंद्रमा का। तो ये पूरा यहाँ पे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, यानी फुल दिखाई दे रहा है, तो इसे हम फुल मून कहते हैं। और इसी को हिंदी में पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हिंदी में पूर्णिमा भी कहते हैं। अब पृथ्वी जब 5 डिग्री ऊपर नीचे होती रहती है यहाँ पे, ठीक है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि पृथ्वी बीच में पड़ जाती है सूर्य और चंद्रमा के। ठीक है, जब बीच में पड़ जाएगी तो उसके बाद सारा प्रकाश यहाँ पे पृथ्वी पर पड़ने लगेगा, चंद्रमा पे कुछ समय के लिए नहीं पड़ेगा। तो उसी समय ये चंद्रमा ढक जाता है, जिसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, जिसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये ढक जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखेंगे तो, एक मिनट रुकिए, हाँ यहाँ पे देखेंगे कि जब ये सूर्य की किरण जाती है ना, तो ये पृथ्वी से टकरा के मतलब पृथ्वी से टकरा के, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल से टकरा के ये सूर्य की किरणें यहाँ पे पहुँचती हैं चंद्रमा पे। ओके, अब जब ये वायुमंडल से टकरा के पहुँचती हैं तो यहाँ पे आपको पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का जब तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है तो और जो कलर होते हैं ना, यहीं पे इधर ही खप जाते हैं, लेकिन लाल रंग जो है यहाँ तक पहुँच जाता है, चंद्रमा तक पहुँच जाता है। जब लाल रंग चंद्रमा तक पहुँच जाता है तो इस चंद्रमा का कलर जो है ना, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लाल होने लगता है। ठीक है, यहाँ पे लाल होने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो इसी स्थिति को कहते हैं ब्लड मून। इसी स्थिति को क्या कहते हैं? ब्लड मून कहते हैं। ओके, इसी स्थिति को ब्लड मून कहते हैं। ठीक है, तो आगे चले। तो आपको पता है कि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पे 27 से 28 दिन के बीच ऐसे ही टाइम लेता है अपने एक अक्ष पे चक्कर लगाने में। ठीक है, और उतना ही टाइम लेता है ये पृथ्वी का चक्कर, जैसे कि ये जब अपने अक्ष पे घूमेगा, ठीक है, तो 27 से 28 दिन लेगा। वैसे ही ये जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो वो भी पूरा कितना समय लगता है एक चक्कर पूरा लगाने में, तो ये भी 27 से 28 दिन चक्कर लेता है, एक मतलब पूरा समय लगाने में। ठीक है, एक चक्कर लगाने में पूरा टाइम लेता है। तो ये वाली जो स्थिति है ना, ये जो फुल मून वाली स्थिति है, फुल मून वाली स्थिति, ये कभी कभी एक महीने, मान लीजिए ये 1 तारीख को फुल मून हो गया, पूर्णिमा हो गया, महीने की शुरुआत में 1 तारीख को पूर्णिमा हो गया। ठीक है, अंत में महीने के अंत आते आते 29-30 तारीख को भी एक और पूर्णिमा हो गई। ठीक है, अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा ऐसी हो जाती है, यानी कि पूरा चंद्रमा आपको दिखाई देने लगता है एक महीने में 2 बार। ठीक है, जब इस तरह की 2 पूर्णिमा होती है तो उसे हम कहते हैं, एक महीने में जब 2 पूर्णिमा होती है तो उसे कहते हैं ब्लू मून। ठीक है, बस नाम अलग अलग रख दिया गया। यहाँ पे न्यू मून हो गया, यहाँ पे ब्लड मून हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाल किरणें पड़ने लग रही थी तो चंद्रमा का कलर थोड़ा थोड़ा लाल होने लगा, तो इसे ब्लड मून कहते हैं। और यहाँ पे जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है इसे फुल मून कहते हैं। उसके बाद एक महीने में जब 2 बार पूर्णिमाएँ आती हैं, यानी फुल चंद्रमा दिखाई देता है, तो उसे हम ब्लू मून कहने लगते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इतना कुछ आपको पता चला। आगे चलते हैं। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच क्या कोण बनता है? देखिए, अभी ये अर्धचंद्र वाला स्थिति है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो ये मान लीजिए यहाँ पूर्ण चंद्र वाली स्थिति है, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता। यहाँ पे पूर्ण चंद्र दिखाई देता है, इसलिए पूर्णिमा कहते हैं, और इसे न्यू मून या अमावस्या करते हैं। यहाँ ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये वाला अर्धचंद्र वाली स्थिति है, यहाँ पे आधा चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है और यहाँ पे चंद्रमा है, तो ये क्या कौन सा डिग्री बन रहा है? यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री। तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कौन सा कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चले। तो अभी ये मैं बताया कि ब्लू मून किसे कहते हैं, तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएँ आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लू मून। ओके, आगे चले। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो उसका भार घट जाता है। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी है और यहाँ पे है चंद्रमा। ओके, तो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होता है और चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी पे अगर कोई भी चीज़ 36 kg की यानी 36 किलो की है, तो अगर यहाँ पे ले जाएंगे तो ये सिर्फ 6 किलो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे जो भार होता है वो 1/6 हो जाता है जाके। ठीक है, तो ये 36 किलो वाला चीज़ यहाँ पे जाके 6 किलो हो जाता है, यानी कि यहाँ पे भार जो है कम हो जाता है इसका, और द्रव्यमान सेम रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। भार, जैसे कि जब कोई भी चीज़ पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाएंगे तो सिर्फ भार कम होगा, द्रव्यमान नहीं। जो द्रव्यमान वस्तु का यहाँ पे है वही चंद्रमा पे भी होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे चले। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है, अभी मैंने बताया 3,64,000 किलोमीटर, यानी कह सकते हैं 364,000
किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। ठीक है, आगे चलें। थोड़ा सा एस्टेरॉयड के बारे में हम बात करें। चंद्रमा के बारे में बहुत बात होगी, अब थोड़ा सा क्षुद्र ग्रहों के बारे में बात कर लें। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के जो छोटे टुकड़े के समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सूर्य है, ये सबसे करीब सूर्य के बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई देगा बृहस्पति। तो इन दोनों के बीच में ना, मंगल और बृहस्पति के बीच में यहाँ पे छोटे छोटे आकार के और बहुत ही बड़े आकार के क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों का बेल्ट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड कहते हैं। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, यह है सूर्य, यह है पृथ्वी, यह है मंगल और यह है बृहस्पति। ये वाला जो बेल्ट है यह है क्षुद्र ग्रह पट्टी, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, वो किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो बृहस्पति और मंगल। इस बात को ध्यान रखेंगे, बृहस्पति और मंगल। ठीक है, अब चलिए आगे। यहाँ पे मैं बताऊंगा मीटियोर किसे कहते हैं, यानी कि उल्का किसे कहते हैं, और उल्का पिंड किसे कहते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया कि मंगल और बृहस्पति, ठीक है, इनके बीच में ये उल्का पिंड, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। ठीक है, अब ऐसे ही आगे जब बढ़ते जाएंगे ना, तो यहाँ पे शनि दिखाई देगा। ओके, बृहस्पति के बाद यहाँ यूरेनस यानी कि अरुण, यहाँ पे नेपच्यून यानी कि वरुण दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ठंडा प्रदेश, यानी कि सूर्य से जितना दूरी जाएंगे वो ठंडा प्रदेश होता जाता है, ठंडा होता जाता है वो सब इलाका। तो ये वाला जो इलाका है ना, इसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट, इसे बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। ठीक है, तो ये सॉरी, यहाँ पे क्यूपर बेल्ट में तो मैं बताऊंगा धूमकेतु, लेकिन यहाँ पे मेटियोर आपको जानना है ना। ठीक है, सॉरी एक मिनट। हाँ, ये सब तो सही था जो जो बताया, लेकिन ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट है, ठीक है, यहीं से जब एस्टेरॉयड कोई भी एक उल्का पिंड निकल के, यहाँ से जो आकाशीय पिंड है ये निकल के क्या करते हैं ना, जब पृथ्वी की वायुमंडल में ये घुस जाते हैं। ठीक है, ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है इनका विरोध करता है और इन्हें जलाने की कोशिश करता है। ठीक है, वायुमंडल से जब ये नीचे आते हैं तो इन्हें जलाने की कोशिश करता है। कुछ तो मतलब वायुमंडल में ही जल के राख हो जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम उल्का कहते हैं। ठीक है, कुछ जो है ये पृथ्वी मान लेते हैं और इसका ये वायुमंडल मान लेते हैं। ठीक है, ये उल्का गिर रहा है, कुछ तो यही वायुमंडल में ही जल के राख हो जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, जिसे हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। अगर यही जो जलने के बाद भी कुछ पृथ्वी पर जब गिर जाते हैं तो इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, इन्हें ही उल्का पिंड कहते हैं, या शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा कहते हैं। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे चलें। अगर मैं यहाँ धूमकेतु बताऊँ, देखिए धूमकेतु और पुच्छल तारा में अंतर नहीं है। धूमकेतु को ही पुच्छल तारा कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर से अगेन मैं यहाँ बताऊँगा, ये सूर्य है, ये सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, उसके बाद यहाँ पे शुक्र दिखाई देगा, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और यहाँ पे दिखाई देगा आपको बृहस्पति। तो इनके बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सूर्य से सबसे दूर क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। ठीक है, जो धूमकेतु या कॉमेट्स होते हैं यहीं पाए जाते हैं, क्यूपर बेल्ट में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि ना, ये जो ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ये जो क्यूपर बेल्ट में स्थित धूमकेतु हैं या फिर बहुत ही बड़ी चट्टानें हैं जो कह सकते हैं हिमानी कणों से, धूल धक्कड़ कणों से बने हुए हैं, तो ये भी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ समय, बहुत हजारों साल कह सकते हैं, कई सौ साल, हजारों साल बाद कुछ इसमें से निकल के ये सूर्य के करीब पहुंच जाते हैं। ठीक है, चक्कर लगाते हुए सूर्य के करीब ऐसे पहुंच जाते हैं, तो कुछ ऐसी स्थिति उनकी दिखाई देती है। ठीक है, जब ये सूर्य के करीब पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी स्थिति दिखाई जाती है। इस स्थिति को कोमा कहते हैं, और ये वाली स्थिति को, जो बीच वाली स्थिति होती है, इसे नाभि कहते हैं, और इस वाली स्थिति को इसका पूंछ कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस स्थिति को दिखाई देती है। जब ये सूर्य के करीब इतना आता है वो उतना ये जलने लगता है, तो ये जो जलता है ना, तो ये इसकी लहर टाइप की, पूंछ टाइप की यहाँ पे बन जाती है, इसीलिए इसको पुच्छल तारा का नाम दिया गया, यानी कॉमेट्स का नाम दिया गया। अगर पूछे कॉमेट्स या पुच्छल तारा या धूमकेतु किस बेल्ट में पाया जाता है तो आप बताएंगे ज़्यादातर ये क्यूपर बेल्ट में ही पाए जाते हैं। ओके, यहाँ से इतनी बातें समझ में आई आपको। तो मैं यहाँ पे आपको चंद्रमा, उल्का और धूमकेतु, पुच्छल तारा यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। मैं भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न था मैं आपको बता दिया हूँ, और यहीं से ज़्यादातर प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।